वकील साहब ये बताइए, योगी जी के कार्यकाल के 9 साल पूरे हो गए हैं। 9 साल के कार्यकाल को आप किस प्रकार से देख रहे हैं? 9 साल में इन्होंने आल यूपी के साथ साथ गोरखपुर का तो इन्होंने तकदीर बदल दिया है। गोरखपुर में जिस तरफ जाइए, अब हम ही लोग हैं, अगर 1 साल पहले जिस रोड पर गए हुए हैं, इस समय उस रोड पर फिर निकलें तो यह नहीं महसूस हो रहा है कि हम लोग किस चौराहे पर पहुँचे हैं। रोड बन गया, नाली बन गई, लाइट की व्यवस्था ऐसी है कि लाइट में अब यह कोई मेरे यहाँ रिलेशन का कोई आ रहा है, कोई मेरा मित्र आ रहा है तो कहने में हो रहा है कि भाई साहब बैठिए, अभी 5 मिनट के अंदर लाइट आ जाएगी। इसके पहले 9 साल के पहले जब माननीय अखिलेश जी की सरकार थी तो यहाँ लाइट एक हफ्ते में, सुबह एक हफ्ते में दिन की रहती थी, एक हफ्ते की रात की रहती थी। लेकिन वो तो कहते हैं, दावा करते हैं कि मेरी सरकार में हम 22 घंटे बिजली देते थे। उनकी सरकार में दावा नो करते थे, लेकिन उसकी दावा को कोई एक्सेप्ट करने वाला नहीं है। यहाँ हमारे गांव की जनता नहीं, आप पूरे गोरखपुर जिले की ही नहीं, पूरे आल यूपी की बात कर सकते हैं। आज जो शाम के टाइम में हम लोग बच्चे रहते थे और इनके 9 के पहले की बात मैं बताना चाह रहा हूँ कि उस समय हर घर में एक लमटेन गाँव के में हुआ करती थी, जिसमें जो मिट्टी का तेल कहा जाता है या किरोसिन का तेल कहा जाता था, जिससे घर की महिलाएं उसको साफ करके, लैंप को साफ करके जलाती थी। आज कोई, मेरे पूरे मंझरिया गांव में मैं चैलेंज के साथ कहना चाहता हूं कि किसी के घर में लालटेन और जो दीपक की व्यवस्था होती थी वो आज रह ही नहीं गई। न कोई नया बच्चा जानता है कि मेरे घर लालटेन कैसी होती है, न किसी भी दुकान पर वह शीशा लैंप बिकने वाला है। तो इतनी अच्छी व्यवस्था और हो ही क्या सकती है। रह गई रोड की बात, मैं मंझरिया गांव की बात करता हूं, जो खजनी से गोरखपुर का रोड चलता है, जो मेरा मेन गेट है, मेन गेट से महाराज जी ने एक ऐसी व्यवस्था लाई कि जो एक मंझरिया से छताई संपर्क मार्ग की दूरी लगभग 1.5 किलोमीटर की है और यहाँ से आप ज्यों बढ़ेंगे, हम जो हम लोग बात कर रहे हैं उसके उत्तर पूरब तरफ जो पोखरा है, पोखरे के बाहर से जो रास्ता बना हुआ है, वहाँ जो देहात की भाषा में उसको खर कहा जाता है या सरपत कहा जाता है, जिसकी लगभग हाइट हम लोगों के बराबर 5 फुट या 7 फुट हुआ करती है। वह एकदम फूल के साथ, फूल उसमें लगा रहता है, फूल लगा रहता था। उस रास्ते से कोई सिंगल व्यक्ति जाने को तैयार नहीं था, लेकिन पूज्य महाराज जी ने एक ऐसी व्यवस्था दी कि उस रोड से आज 12 बजे रात को अगर लाइट नहीं भी है तो किसी को पैर में एक ठेस तक नहीं लगेगा, वह चला जाएगा। और उस बेल्ट का सबसे ज़्यादा उपयोग हमारे जो समाजवादी पार्टी के माननीय मुखिया अखिलेश जी हैं, उन्हीं के बिरादरी के लोग, यादव जी लोगों की भैंस उस पर बैठती हैं। कुछ गांवों में जब माननीय अखिलेश जी की सरकार थी तो ऐसे रोड की व्यवस्था नहीं थी और आज ऐसी व्यवस्था बन गई है कि हमारे यादव भाई लोगों की भैंसें उस रोड पर बैठती हैं। अब इससे ज़्यादा और विकास की बात मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन अखिलेश तो दावा करते हैं कि ये जात देख के, धर्म देख के विकास करते हैं, ये मुसलमानों को प्रताड़ित करते हैं, सिर्फ हिंदुओं को लेके चलते हैं, हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं। जो बीजेपी की राजनीति है, बीजेपी की राजनीति में उसका एक उद्देश्य है कि निम्न स्तर, नीचे स्तर का जो भी व्यक्ति है उस तक उसका लाभ पहुंचना चाहिए। जो माननीय मोदी जी का पीएम सम्मान योजना किसानों को आता है, वहां किस जगह यह देखा जाता है कि मुस्लिम को मिल रहा है, यादव को मिल रहा है, ब्राह्मण को मिल रहा है, क्षत्रिय को मिल रहा है। वहां किसी सब धर्म के लोगों को एक साथ लेकर के चला जाता है। और बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें कोई जात मजहब विशेष नहीं है। उसका बूथ अध्यक्ष किसी दिन प्रधानमंत्री का हकदार हो सकता है। आप नितिन नवीन जी को देखें, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, किस जगह वह कहां उठ करके चले गए। माननीय मोदी जी आज हमारे पार्टी के, चाहे इस भाजपा के पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। अगला भविष्य नहीं निश्चित किया जा सकता है कि हमारा अगला प्रधानमंत्री कौन होगा और हमारा अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, लेकिन वही समाजवादी पार्टी हुई, कांग्रेस पार्टी हुई, बीएसपी हुई, इन सभी पार्टियों में एक निश्चित निर्धारित है, जब भी होगा तो उसी परिवार का ही कोई सदस्य होगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष उसी परिवार का होगा। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि इस पार्टी में, चाहे इस सरकार में, कहीं भी न किसी जात की बात की जाती है, न कहीं किसी मजहब की बात की जाती है। जो योग्य रहता है, जो काम करता है, उसको आगे बढ़ाया जाता है, जो नहीं काम करता है उसको बैक कर दिया जाता है। जैसा कि आप दावा कर रहे हैं कि सरकार विकास जो करती है भेदभाव नहीं करती है, लेकिन अखिलेश यादव दावा करते हैं कि बुलडोजर सिर्फ चलता है मुसलमानों पर चलता है, घरे टूटता है मुसलमानों पर का टूटता है, यदि इनकाउंटर होता है तो मुसलमानों का होता है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि बुलडोजर अगर चलता है तो बुलडोजर जिन लोगों का रोड पर
सरकारी जमीनों पर अगर जिसका निर्माण है, आप गोरखपुर में देख लीजिए जितने रोड चौड़ीकरण हुए हैं, उस चौड़ीकरण में लगभग कोई रोड ऐसा नहीं है जिस रोड पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई न की गई हो। और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई ऐसा नहीं है कि जिसमें मुहंडम लोगों की गई हो। जिसका भी पड़ा है, चाहे वह ब्राह्मण रहे हों या हरिजन रहे हों, यादव भाई रहे हों, मुहंडम भाई रहे हों, सबका तोड़फोड़ किया गया है, सबके साथ एक साथ किया गया है। चाहे मंदिर ही क्यों न पड़ा हो, मंदिर को भी तोड़ करके रास्ते का निर्माण किया गया है। ऐसा मुस्लिम भाइयों का या अखिलेश भाइयों का जो दावा है, अखिलेश भाई की पार्टी का जो दावा है, वह निराधार है और कतई मान्य होने योग्य नहीं है। जो आप बता रहे हैं कि सभी का ध्वस्त हो रहा है, लेकिन मुआवजा सरकार, विपक्ष ऐसा दावा कर रही है, अखिलेश यादव ऐसा दावा कर रहे हैं कि जो मुआवजा मिल रहा है वो सिर्फ हिंदुओं को मिल रहा है, मुसलमानों के साथ भेदभाव हो रहा है। जो मुआवजा चाहिए वो नहीं मिल रहा है या मुआवजा ही नहीं मिल रहा है। मुआवजा भी मिल रहा है, जो उचित सर्किल रेट लगा हुआ है, चाहे जो व्यवस्था है। आप यहाँ देख रहे हैं, जो मेरा गांव है, मेरे गांव से ठीक 1 किलोमीटर उस साइड में जो भगवानपुर के तरफ रोड पड़ता है, जो इस पर 6 लेन बना हुआ है, 4 लेन बना हुआ है, जिसमें सभी लोगों का, मैं तहसील का अधिवक्ता हूँ, तहसील में जितने लोगों की एरिया पड़ी हुई है, उनके एरिया के अनुसार अगर मैं सामान्य व्यक्तियों का क्रय विक्रय जो लोग करते हैं, जिसका जो सरकारी मूल्यांकन है, उससे 4% सरकार ने उनका प्रतिफल दी है। चाहे वो किसी भी बिरादरी के हों, कोई ऐसा एक एप्लीकेशन नहीं आया और किसी ने एक ऐसा दावा नहीं किया कि मुझे कोई प्रतिफल नहीं मिला है। कहीं कोई ऐसी बात नहीं है, टोटल निराधार है। आप बता रहे हैं गोरखपुर में जो विकास चाहिए वो सरकार करने में कामयाब हो रही है, लेकिन क्या लगता है सिर्फ विकास गोरखपुर में हो रहा है कि उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों में भी हो रहा है? जैसे यह जो विकास है पूरे उत्तर प्रदेश में आप कहीं भी देखिए, कोई ऐसा रोड ऐसा नहीं बचा है कि जहां गड्ढा हो। महाराज जी ने कहा था कि गड्ढा मुक्त सड़क होनी चाहिए, और गड्ढा मुक्त सड़क नहीं, जो रोड 1 लेन के थे वह आज के डे में डबल लेन के हो गए। जो आपकी, मैं 0 पॉइंट से यहाँ टोल प्लाजा से बात करता हूँ, यह रोड गया है आजमगढ़ में, और आजमगढ़ के माननीय सांसद धर्मेंद्र यादव जी हैं। हम इस भारतीय जनता पार्टी का एक भी विधायक अंबेडकर नगर या आजमगढ़ में नहीं है, लेकिन यह रोड आजमगढ़ तक जोड़ा गया है कि ताकि आजमगढ़ की जनता को भी इसका लाभ मिले। अगर इस तरह की भेदभाव की भावना रही होती तो आजमगढ़ के एक भी विधायक बीजेपी के नहीं है, लेकिन वहां भी उतना ही व्यवस्था दी जा रही है जैसे गोरखपुर के 7 विधायक यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी को लेकर के 7 विधायक बीजेपी के हैं। यहाँ के माननीय कमलेश पासवान जी जो बांसगांव के सांसद हैं, आज केंद्र में मंत्री हैं, रवि किशन जी हैं, जिनको बॉम्बे से ले आकर के महाराज जी ने यहाँ सांसद बनाया है। तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि भेदभावना के साथ काम किया जा रहा है। अगर भेदभावना के साथ काम करना रहता तो गोरखपुर के भी जिले में कई ऐसे बड़े नेता हैं, पुराने नेता हैं, जिनको सांसद बनाया जाता। योगी जी तो ये भी दावा करते हैं कि हम भय मुक्त प्रदेश बनाएंगे, माफिया मुक्त प्रदेश बनाएंगे। क्या लगता है कि माफिया मुक्त प्रदेश बन गया है कि अभी भी माफिया बचे हुए हैं गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश में? लगभग 90% माफियाओं का समापन हो चुका है। उसी के क्रम में गोरखपुर जिले के विनोद उपाध्याय एक यहाँ के कुख्यात अपराधी थे, जिनकी भी काउंटर कर दिया गया। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जैसे एक कुख्यात अपराधी जो उत्तर प्रदेश में अब अपना एक जाल फैलाए हुए थे, कोई शेष बचा नहीं है। सबको जो महाराज जी ने सदन में या अपने किसी भाषण में जो कहा वह किया, मिट्टी में मिलाने की बात कही थी और मिट्टी में इन लोगों को मिला दिया। अखिलेश यादव दावा करते हैं कि मुख्तार अंसारी मुसलमानों के मसीहा थे, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मुसलमानों के मसीहा रहें ठीक है, लेकिन अपराध करने का किसी को अधिकार नहीं है। अखिलेश की सरकार थी तब तक इन लोगों को पूरा पावर था, वह मुहंडमों की राजनीति करते हैं और करते चले आए हैं, और इन लोगों को भरपूर छूट था। और अखिलेश जी और मुलायम जी का ही एक इतना बड़ा श्रेय था कि उन्हीं लोगों ने यहाँ गुंडा राज जो कायम किया था, और गुंडा राज का समापन जब से महाराज जी की सरकार बनी है, समापन अंतिम पड़ाव पर है। और इसी के क्रम में देखिए, आज महाराज जी का ही एक बहुत बड़ा योगदान रहा कि पश्चिम बंगाल में अब जाकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। देश भले आज़ाद हुआ, लेकिन देश आज़ाद होने के बावजूद भी अभी भी बंगाल आज़ाद नहीं था और कश्मीर आज़ाद नहीं था। लेकिन दोनों जगहों पर जब से डबल इंजन की सरकार, उत्तर प्रदेश में जैसे माननीय योगी जी और केंद्र में माननीय मोदी जी की जो सरकारें बनी हैं, आज पूरे भारत में 22 राज्यों में बीजेपी की सरकार चल रही है। अब देखना यही है कि जो कब्जा इन लोगों का था, जो भय था, वह सब समाप्त हो गया।
आप कह रहे हैं कि 22 राज्यों में भाजपा की सरकार है, लेकिन अखिलेश यादव जब गए बंगाल में तो उनका ये बयान आया था कि दीदी आप हारी नहीं हैं, आप जीती हैं। जहां जहां अखिलेश भैया जाते हैं उसकी नैया डूब देते हैं। वो जहां जहां गए तेजस्वी जी को भी यही बोले थे कि भैया आपकी सीट निकल रही है। सीट तो निकल ही गई, सीट यही निकली कि आप प्रांत से निकल गए, दीदी भी उनकी निकल गई, केजरीवाल जी भी निकल गए। तो जहां जहां भैया जाएंगे सबकी नैया डुबाएंगे। अब आ गई बारी भैया की। 2027 में जैसे 2 बार से उनकी नैया डूबी हुई थी, इस बार भी पुनः वही हम लोग दोहराएंगे। विपक्ष ये भी दावा करती है कि सरकार ईवीएम को हैक करके, ईवीएम में चोरी करके सरकार बनाने में कामयाब हो जा रही है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? जहां जहां अगर किसी प्रांत में, जैसे आज 3-4 प्रांतों में चुनाव हुआ है, जिसमें से एक प्रांत में बीजेपी की सरकार नहीं बनी है। वो तो कह रहे हैं 1-2 प्रांत छोड़ दे रहे हैं कि चोरी पकड़ी ना जाए। चोरी नहीं की जाती है, वहां कैसे उनकी सरकार बन गई? ईवीएम कहीं हैंग नहीं है, ईवीएम की कहीं कोई कमी नहीं है। रह गई बात उनके कहने की, तो कहने से कुछ नहीं होने वाला है। जहां भी जो काम हो रहा है पारदर्शिता के साथ हो रहा है। जैसे पश्चिम बंगाल की ही सरकार में, पश्चिम बंगाल की सरकार 15 साल से थी, वहां पे कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि ईवीएम हैंग किया गया, क्योंकि जो कर्मचारी थे वह भी ममता जी के ही थे। अब जाकर के वहाँ सरकार बनी है, तो ईवीएम की बात करें चाहे जो भी बात करें, टोटल निराधार है।